नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हमने किया था दो बैलों की कथा। आज आपने उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लिए होंगे। आज हम करेंगे रिवाइज लहासा की ओर। इसको मैं वैसे तो जूम मीट में भी करा चुकी हूँ और फिर दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में कर सको। जो लेखक है वो नेपाल से तिब्बत की यात्रा इसमें कर रहा है और वह अपने दोस्त के साथ जो है वहाँ पर जा रहा है और पूरे रास्ते का यानी कि एक जो वो जैसे जा रहा है तो पूरे रास्ते का कि कैसे कैसे वो पूरे रास्ते करता है, कैसे वो जाता है और जगह जगह जैसे फौजी चौकियां हैं और ये व्यापारिक रास्ता है या नहीं है, उन सब चीज़ों का वर्णन जो है वो करता है। तिब्बत में यात्रियों को जैसे कितनी तकलीफ़ें होती थी और वहाँ कैसे जाति पाति का भेदभाव नहीं था। भिखमंगों को छोड़कर जो अपरिचित होते थे वो घर के अंदर आ जाते थे और वहाँ पर प्रथा प्रथा भी नहीं थी। और वहाँ पर जैसे चाय जो है किसी के घर भी हम बना सकते थे जा कर के खुद भी, और किसी को भी चाय बनाने के लिए बोल भी सकते थे। लेखक जो है इसके अंदर एक त्यागे हुए चीनी किले में जैसे चाय पीने के लिए अपने साथी के साथ ठहरते हैं और उसका भी वर्णन करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कैसे कैसे वो जैसे जाते हैं सुमति के साथ, सुमति जो उनका दोस्त है, और फिर वहाँ पर जैसे उनको ठहरने के लिए कैसी जगह मिलती है। और डांडा तिब्बत के खतरनाक घने जंगलों एवं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है और वह स्थान जो है वो 16-17 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर दोनों ओर मीलों तक कोई गांव नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा और निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नज़र न आए, ऐसा वहाँ का रास्ता है। और वहाँ पर लोग जो हैं वो लाठी की तरह पिस्तौल या बंदूक जो है वो लेकर के घूमते हैं। लेखक और सुमति जो हैं वो भिखमंगों की वेशभूषा जो है वो बना लेते हैं ताकि वो डाकुओं से बच सकें। और हिमालय की तरफ जैसे जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, लेकिन जो बीटे की तरफ के पहाड़ हैं वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल काले। उन पर कोई भी बर्फ़ नहीं है और न ही कोई हरियाली है। और सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ डांडे के देवता का स्थान है और जिसको पत्थरों, जानवरों और सींगों, रंगीन झंडियों से सजाया गया है। उतराई के समय जैसे लेखक का घोड़ा जो है वो धीरे धीरे चल रहा होता है और लेखक रास्ता भी भूल जाता है और फिर उसका दोस्त जो है वो उसकी वेट भी करता है। और फिर जैसे लेखक जो है वो कहता, जब लेखक वहाँ पर पहुँचता है तो उसका दोस्त जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे वेट में 2 टोकरी कंडे जो जैसे जो गोबर के बने हुए होते हैं और कपड़े, कई जगह वो कपड़े, पुराने कपड़े को लपेट करके भी बनाए जाते हैं, तो उनको मैंने फूंक डाला है यानी कि जला दिए हैं और बार बार मैंने चाय को गर्म किया है। फिर लेखक अपनी मजबूरी बताते हैं कि उनका घोड़ा जो था वो कैसे धीरे चल रहा था। और फिर जैसे लेखक बताते हैं कि जो सुमति हैं उनके दोस्त, वो अपने मित्रों को जो बत्तियां बना रखी होती हैं उन्होंने वो देने के लिए चले जाते हैं और वो एक मंदिर में जहाँ पर 15-15 शेर की पोथियाँ रखी हुई हैं उनको पढ़ने में वहाँ पर मस्त हो जाते हैं। तो ये सब वर्णन जो है लेखक इस चैप्टर के अंदर करते हैं। आप इसके पाठ के सार को और अपनी जो आपकी क्षितिज की बुक है उसमें से जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे इसके क्वेश्चन हैं जो आपकी अभ्यास पुस्तिका के अंदर दिए हुए हैं। नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते की विशेषताएं क्या थी? जैसे जो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था वो फरी क्लिंगपोक का रास्ता तब तक नहीं खुला था। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से मतलब कि जाया करती थी और ये जो व्यापारिक
सैनिक रास्ता नहीं था। और जैसे यहाँ पर जगह जगह पर फौजी किले आदि बने हुए थे जिनमें चीनी पलटन जो थी वो रहा करती थी, परंतु अब क्या था, उनके अंदर किसानों ने अपने डेरे बना लिए थे। नेपाल तिब्बत रास्ते को सैनिक मार्ग कहा गया है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जो वहाँ पर किले बने हुए मिले हैं, और उन्हीं किलों से ही पता चलता है कि यहाँ कभी पहले फौजी मकान होंगे, चीनी पलटन जो है वहाँ पर रहती होगी, जहाँ पर अब किसानों ने जो है अपने घर बनाए हुए हैं, किसानों ने अपना बसेरा बनाए हुआ है। लेखक चाय पीने के लिए कहाँ ठहरा था? लेखक चाय पीने के लिए एक चीनी किले के अंदर, जो चीनियों के द्वारा परित्यक्त्य लिखा गया है, इसमें परित्यक्त्य का मतलब होता है छोड़ दिया गया है, यानी कि जिस किले को उन्होंने छोड़ दिया था उस किले में उन्होंने चाय पी थी। तो इसके बाद है, लेखक जब परित्यक्त्य चीनी किले से चलने लगा तो उसके पास कौन आया और किस लिए? जब वो चलने लगा तो एक राहदारी उससे मांगने के लिए आया, और जैसे हमने दोनों चिटें, उसके पास जो चिटें थी वो दोनों ही उसको दे दी थी, जैसे वो मांगने के लिए आया। और किस लिए मांगने के लिए आया था? क्योंकि वह जैसे रास्ते से लौट रहे थे तो एक भिखमंगा जो था, एक भद्र यात्री के वेश में तो वो आ ही नहीं सकते थे, तो राहदारी मांगने के लिए कोई एक आदमी उनके पास राहदारी ही मांगने आया था। लेखक किस वेश में यात्रा कर रहा था? हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं, बार बार इस चैप्टर के अंदर आया है। लेखक जो है एक भिखमंगे की तरह, भिखारी की तरह यात्रा कर रहा था, और उसे इस बार ठहरने की जगह क्यों नहीं मिल गई? क्योंकि जैसे वो ठहरना चाहता था और एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार जैसे होकर वो नहीं आया था, किंतु उनको जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि गांव के सबसे वो गरीब झोपड़े के अंदर ठहरे थे। क्यों ठहरे थे गरीब झोपड़े में? क्योंकि वो भिखारी ही बनकर आए थे और इसलिए उनको जगह भी नहीं मिल रही थी। लेखक ने तिब्बत की दूसरी यात्रा कब की थी? उस समय उसे किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? लेखक ने दूसरी यात्रा जो थी वो जो है, पहले तो जैसे उसने सुमति के साथ की, और दूसरी यात्रा जो है वो उसने अकेले की थी। क्यों नहीं, और उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? एक तो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली थी, और उसको गरीब झोपड़े के अंदर रहना पड़ा था। तिब्बत में डाकू यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तिब्बत के अंदर जो डाकू थे वो बंदूक को लाठी की तरह प्रयोग करते थे, और वो खुद को प्राणों को बचाने के लिए जो यात्री होते थे उनसे सामान आदि बाद में लूटते थे, पहले उनको मार देते थे। और लेखक ने डाकुओं से बचने के लिए क्या उपाय अपनाया था? एक भिखारी का वेश बना लिया था, और भिखारी का वेश बनाने के बाद वो यात्रा पर निकल पड़ा था। आगे की यात्रा में लेखक के सामने कठिनाई क्यों आ रही थी? उसने देखो जैसे अपनी पीठ के ऊपर सामान लादा हुआ था, और उसका घोड़ा जो था वो भी धीरे धीरे चल रहा था, और उसका पड़ाव भी 16-17 मील से कम नहीं था। इसीलिए ही उसको जो है ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डांडे के दोनों ओर के पहाड़ों पर लेखक ने क्या अंतर देखा? डांडे के दोनों ओर के पहाड़ों को जब लेखक ने देखा तो एक ओर तो पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद थे, यानी कि बर्फ़ से ढके हुए थे, और दूसरी ओर के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी और न ही कोई हरियाली थी। डांडे के देवता का स्थान कहाँ था? डांडे के देवता का स्थान जो था वो समुंदर तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था। उसको रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। तो
तो इसी तरह से आपको पैरों के अंदर से प्रश्न और जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी आपको करना है अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप जो है फ़ोन के माध्यम से या जूम मीट जो आपकी ट्यूसडे को होती है उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।